बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, मैंने आज से 1 हफ़्ता पहले जब आइनी तरमीम की बात की जा रही थी, बल्कि 10 दिन पहले सिर्फ़ चहमगोइयाँ थी, सरगोशियाँ थी, डिस्कशन थी कि 27वीं आइनी तरमीम आने जा रही है। उस वक़्त आपसे कहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहिब जो हैं वो होंगे जो नई वफ़ाक़ी आइनी कोर्ट बनने जा रही है उसके चीफ़ जस्टिस। पहले चीफ़ जस्टिस वही होंगे। गो के उस पे डिस्कशन रही कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस वक़्त मैंने ये खबर दी थी कि सोर्सेज़ के थ्रू बड़ी कन्फर्म खबर है कि वो उसके चीफ़ जस्टिस होंगे। दूसरी खबर मैंने आपको ये दी थी कि ये जो नई वफ़ाक़ी आइनी अदालत बनने जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर बनेगी, और उस बिल्डिंग का भी मैंने आपको उस वक़्त बता दिया था कि किस बिल्डिंग में बनेगी। गो के आज उसका कुछ इश्यू सामने आया है कि वो जिनकी बिल्डिंग है वो ऑलरेडी एग्री नहीं कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस जो है आइनी अदालत को वहाँ पे जगह दी जाए। बहरहाल जी, वो खबरें दोनों सच हो गई हैं। आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने वफ़ाक़ी आइनी अदालत के पहले चीफ़ जस्टिस का हलफ़ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ़ लिया है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया के सरबराहान समेत वफ़ाक़ी वज़रा उस हलफ़ बर्दारी की तक़रीब में शामिल थे। नाज़रीन, मैं बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दी थी, और ज़ाहिर-सी बात है जब आइनी तरमीम पास हो गई तो फिर उसके बाद मंजूरी तो देनी थी ना, जो एक प्लान था उसके अकॉर्डिंगली चलना था। जस्टिस अमीनुद्दीन 2028 तक इस ओहदे पर फ़ाइज़ रहेंगे, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी जो आइनी बेंच था उसके भी सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ही थे, और उन्होंने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर होना था, जो कि था, एक वर्ड ना था हो गया माज़ी का। नाज़रीन, वज़ारत कानून ने वफ़ाक़ी आइनी अदालत के जजेस का नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया। अभी 6 जजेस हैं जिनका कहा जा रहा है, जिनका नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उनमें से 3 ने हलफ़ उठा लिया है, 3 ने अभी हलफ़ उठाना है। जिन्होंने उठाया उनका मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस अली बाकर निजफ़ी, ये वफ़ाक़ी आइनी अदालत के 3 जजेस, इन्होंने आज हलफ़ उठा लिया। चीफ़ जस्टिस ने इनके जो हैं आइनी अदालत के, उन्होंने इनसे हलफ़ लिया है। अच्छा, जस्टिस के आगा जज होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी ख़ान आइनी अदालत के जज होंगे, और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह आइनी अदालत के जज होंगे। इन तीनों ने हल्फ़ जो है वफ़ाक़ी आइनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ़ उठा लिया है नाज़रीन, और 3 की अभी सूरत-ए-हाल आपको मैंने बता दी है। नाज़रीन, जो जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो लाज़मी, क्योंकि वो आइनी बेंच का हिस्सा भी थी, तो वो लाज़मी आइनी अदालत का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली है, और बज़ाहिर जो उन्होंने बताया कि सेहत, चूँकि उनकी सेहत की, कह लीजिए कि वजूहात की बिना पे कि उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, या उनकी सेहत याबी नहीं है, उस तरह से जो भी कह लें। बहरहाल जी, उन्होंने इस चीज़ से माज़रत कर ली है। इस पे तो बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में, और एक ख़बर आपको और भी देती चलूँ। वो ख़बर ये है कि ये सिर्फ़ जो अभी तक की इत्तला है कि ये सिर्फ़ 6 जजेस तक, या 1 चीफ़ जस्टिस और 6 जजेस तक ये आइनी अदालत महदूद नहीं होगी, बल्कि 13 जजेस तक जाएगी ये। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद कौन-कौन से जजेस जो हैं वो बीच में शामिल किए जाते हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, फाइनली पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया है, और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। इस महीने के बिल्कुल आगाज़ पे ये डिस्कशन थी, यकम 2 को, कि जी आइनी ये कब आप तहरीक अदम एतमाद, बल्कि पिछले महीने की आखिरी डेट्स में ये डिस्कशन रही है, तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, तहरीक अदम एतमाद कहा जा रहा था कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, 1 हफ़्ते का, फिर कहा गया कि 1 हफ़्ते के अंदर आ जाएगी। वोटों की तादाद बाकायदा बता दी गई कि हम बड़े कंफर्टेबल इस वक्त पोजीशन में हैं, लेकिन उसके बाद फिर वोट तो कंफर्टेबल पोजीशन में ही थे उनके, जो उनको इधर-उधर से भी उन्होंने कुछ मांगे-तांगे के भी साथ शामिल कर लिए थे। पोजीशन तो स्टेबल ही थी बस पार्टी की, लेकिन फिर शायद आइनी तरमीम करना ज़्यादा उस वक्त मौजू लगा उनको, तो ये थोड़ा डिले हो गया। चूँकि आइनी तरमीम भी अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हो गई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि 2 जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मज़ीद कुछ जजेस के शायद इस्तीफ़े आ जाएँ, शायद ना भी आएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, मिली-जुली इत्तलात अभी तक पहुँच रही हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुकूमत जो करना चाह रही थी, वो तो हुकूमत ने कर दिया। डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में क्या होने जा रहा है वहाँ पे। आपको बताएँ कि हमें स्टूडियो में जॉइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें जॉइन करने के लिए, और मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं कर्नल साहब की तरफ। कर्नल साहब, ये आइनी अदालत के जजेस का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था? पता था कि ये जजेस कुछ आइनी बेंच के तो जजेस आगे जाएँगे ही जाएँगे,
ये जो आईनी अदालत बनाई है, सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो नॉर्मली हमसे किया जाता है कि आपके पास इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे जरा पूछें। एक हो गई आईनी अदालत, अब जो पीछे बची है सुप्रीम कोर्ट, उसकी आईनी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आईनी अदालत जी जो कि अभी 27वीं तरमीम पास हो चुकी है, जी जी, इसके नतीजे में बनी हलफ ले ली है, तो बेशुमार उम्मीदें, आरजुएं, तमन्नाएं, दुआएं आईनी अदालत के लिए, इसलिए कि शायद इस गरीब आवाम की और पिछड़े हुए लोगों की, टैक्स से गिरे हुए लोगों की और चारों तरफ से दहशतगर्दी के शिकार होने वाले लोगों की, वैसे अगर नहीं सुनेगी तो शायद आईनी अदालत ही सुन ले। फिलहाल 27वीं तरमीम में तो कोई वो चीजें नजर नहीं आई, शायद 28वीं में आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 28वीं भी बहुत जल्द आ रही है, बड़ा जोर शोर से उस पे उसके ड्राफ्ट में भी काम किया जा रहा है जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, हमें उम्मीद ही रखनी चाहिए। बात ये कि इसके ऊपर फिलहाल तो अगले चंद हफ्ते या चंद महीने कोई सुकून और अमन के नजर नहीं आती इस आईनी अदालत की वजह से जी, 27वीं तरमीम की वजह से। ठीक है, बातें हो रही हैं वकला की, वकला ने तो चैलेंज भी कर दिया है, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और बातें हो रही हैं कि एक तहरीक, आइन तहरीक की मूवमेंट की, वो मूवमेंट शायद अचकई और पीटीआई लीड करे और फिर किसी स्टेज पे जो इसके सही हीरो है वो भी शायद सामने आ जाए। कौन से सही हीरो? मैं ये समझता हूँ कि जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट छोड़ा है, ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो उनकी काबिलियत सबको वेल रजिस्टर्ड है, कोई इनकार नहीं करता, जो उनकी इंटीग्रिटी का लेवल कोई फर्क, जो उनके असूलों की पाबंदी कोई हर्फ नहीं कह सकता, जो उनकी पिछली अदलिया तहरीक में हिस्सादारी उसमें भी कोई हर्फ नहीं कह सकता। तो वो चारों तरफ से कोई इतनी जजों में बुरी चॉइस नहीं थे कि जो इस तरह छोड़ के। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बड़ा मुस्तकिल ब्राइट किस्म का रहा है, बड़े फैसले इन्होंने ठीक ठाक जानदार किस्म के दिए हैं। इन्होंने अदलिया को कंप्यूटराइज किया, इन्होंने अदलिया से करप्शन कम की है, खत्म की है। इन्होंने बेशुमार, जब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो इन्होंने बेशुमार रिफॉर्म्स और ऐसा बंदा। और फिर मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूँगा जी। देखें, हम तमाम की लाइक डिसलाइक होती है दुरुस्त, जिंदगी के किसी हिस्से में आप किसी ग्रुप के साथ होते हैं, किसी लीडरशिप के साथ होते हैं, फिर जो आपको चीज़ें आश्कारा होती हैं और आप एजुकेट होते हैं और आप डेप्थ पे जाते हैं, ठीक है, तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, फिर आपका ओपिनियन और आपकी राय भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना चाहिए। दुरुस्त, काबिल और ईमानदार लोग हमारे मुआशरे में गिने चुने रह गए हैं, ये कौमी सरमाया है, इनका कौम के लिए ही इस्तेमाल और मुल्क के लिए इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ इख्तिलाफात किसी भी लेवल में, किसी भी अदारे में, किसी भी अफराद के दरमियान नहीं होने चाहिए। इवन जजिस के जो फैसले होते हैं उन पे भी इख्तिलाफात होते हैं, हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं उन पे, लेकिन इख्तिलाफात इस लेवल पे आ जाता है। मैं अर्ज करूं कि जो आपके फैसलों के इख्तिलाफात हैं वो तो एक लिटरेरी और एक केस लॉज की और जुडिशरी की प्रोफेशन का हिस्सा है, ठीक है। एक जज किसी तरीके से सोचता है, एक वकील किसी से, दूसरा उससे बेहतर सोचता है, फिर कोई ना कोई चीज़ होती है जो बेहतर होती है, उसके मुताबिक फैसला होता है।
बात ये है कि नेशनल लेवल पे जब हम चारों तरफ से चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं, इंडिया की जंग, इंडिया का अगला फेज, हर बंदे की अपनी अपनी असेसमेंट है कि कब आए। उनमें कसर तो कोई नहीं, फौजें तो मूव कर गई हुई हैं और वो अपने अपनी कंसंट्रेशन के पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं अटैक की पोजीशन पे। और जब इंडिया इस पोस्चर पे है, अफगानिस्तान, टीटीपी और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी तरीके से फिलहाल सुलहजोई की तरफ नहीं आ रही। वो दहशतगर्दी एक से एक बड़ा वाकया, इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा ना इस तरह का। एक बड़ा वाकया नजर आ रहा है। साथ उन्होंने अपनी तिजारत का जी वो मैं उस साइड पे खात्मे का ऐलान कर दिया। वो भी उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर अपने बिजनेसमैनों को कहा है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं उनको जरा वाइंड अप करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी जानी बात करना साहब, मैं जरा इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं जरा 27वीं तरमीम के हवाले से मियाँ साहब से चालू। मियाँ साहब, वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। कल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्स कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब हम बार्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे जितने गवर्नमेंट बैक जो पार्टीज हैं ज़्यादातर वही उन्होंने इन इलेक्शंस में विन किया है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था कि हो सकता है कि बार्स उस तरह से स्टैंड ना लें जजेस के इस्तीफे की वजह से, 27वीं आईनी तरमीम की वजह से। लेकिन बहरहाल जी, आज वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। प्रॉब्लम चैलेंज करने का नहीं है, 26वीं तरमीम भी चैलेंज हुई थी, बार बार चैलेंज हुई थी, लेकिन गए तो जो उनके बेनिफिशरी एक बेंच बना था, गई तो उन्हीं के सामने थी ना। अब वो अपने अगेंस्ट तो फैसला नहीं दे सकते। अभी भी जो है तो ये आईनी मसला है। अब जब ये 27वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो जाएगी तो फिर आईनी अदालत में, तो क्या आईनी अदालत अपने खिलाफ फैसला सुन लेगी? मुझे वैसे इस लफ्ज पे बड़ा इतराज है कि जज बेनिफिशियरी बेंच, तो बेनिफिशियरी नहीं थे, चले वो क्या वो बेनिफिशियरी नहीं थे? 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बेंच बना था ना। सोचना चाहिए ना कि वो बेनिफिशियरी हैं कि नहीं। लोग तो समझ जाएंगे हैं वो इसमें, लेकिन बात तो देखे ना, जब एक चीज बनी ही उस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से, तो बेनिफिशियरी तो डायरेक्टली कह लीजिए। ना तो फायजा शिराजी ने, ना कर्नल सैफ कुरैशी ने जज बनना है, ना सैफ रहमान ने बनना है, जजों ही ने जज बनना है या वकीलों ने बनना है। ये तो फिर ये है कि अगर यही वो शम्मा जो जलानी थी इन्होंने, बहादुरी की, जुर्रत की, जुर्रत इज़हार की और फैसलों को सही सिमत में ले जाने की, लाइक मंसूर शाह साहब, लाइक इवन अदरमिन ललावी, दे आर बोल्ड जजेस, इंटेलेक्चुअली अलाइव पीपल हैं। और हमें कोई किसी को इख्तलाफ राय हो, किसी कोई पार्टी कहे जी कि इनका फैसला मुझे नहीं कबूल, वो तो कोई भी फैसला होता है, हर एक को तो नहीं कबूल होता। अगर 2 फरीक या 2 से ज़ायद फरीक किसी तनाज़ा में पड़ जाएं तो कोर्ट ने किसी को फैसला जब मेरिट पे करना है तो किसी को वो मेरिट लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो ये तो एक इशू रहेगा। बुनियादी तौर पे ये बात कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी की, जब तनाज़ा जात में इतने हम गिरे हों तो व्हाट इज द सेंस इन क्रिएटिंग अनदर तनाज़ा। यानी हमें 50 तनाज़ा जात हैं, फौजें जैसे मूवमेंट पे हैं, आई बॉल टू आई बॉल अगर पोजीशन में चली जाती हैं, भारत का ऑपरेशन संदूर की हर रोज़ उसका ट्रैक 2 की ओपन करने की धमकियां आ रही हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, प्रॉक्सीज आ गई हैं मैदान में। फिर ये है कि जब आपके पास एक ढांचा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे जब 27वीं तरमीम नहीं आई थी तो तब भी मई में हमने भारत को शिकस्त दे दी थी ना। Exactly. तो क्या हमारे पास सिस्टम जब चल रहा है को लेके हम अभी भी और देखें, बल्कि कर्नल साहब तो खुद एक कमांडर हैं कंपनी प्लाटून या बटालियन के, कहने का मकसद ये है कि आर्मी का भी स्ट्रक्चर हो या ब्यूरोक्रेटिक भी हो, निजाम नहीं कभी रुकता। अगर चीफ सेक्रेटरी किसी दिन दौरे पे चला जाता है कहीं तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, पूरा ढांचा काम करता रहता है। लाइकवाइज इवन इफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल फॉर सर्टेन रीजंस, पूरा ढांचा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर एक जरा सी मामूली सी भी अगर कोई कमी बेशी होती है तो उसको फिल इन कर दिया जाता है मौके के ऊपर। उसके अंदर बिल्ट इन बाकायदा सेफ्टी वाल्व्स होते हैं हर सिस्टम के। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा बज़ाहिर, तो हम तो खैर एज ए ले मैन में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर का एक्सपर्टीज वो नहीं रखता जैसे आइन के एक्सपर्ट्स रखते हैं, तो लेकिन वादी नजर में तनाज़ा जात से हमें फिर भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार्स को छेड़ लेते हैं, कोई और लोग सामने आ जाते हैं। अब मंसूर अली शाह साहब अपनी इतनी अच्छी स्टैंडिंग वाले जज जो हैं वो एक इतराज कर रहे हैं, तो एक रिपल इफेक्ट तो आएगा ना जी, इट इज क्रिएटिंग रिपल आएगा, बार्स का रिएक्शन आने लग गया है।
आने वाले दिनों में ये इम्पैक्ट क्या क्रिएट करेगा? मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कर्नल साहब से भी जानती हूँ, मियां साहब आपसे भी, कि ये जो बार्स एक्टिव हो गई हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या जैसे 26वीं तरमीम चैलेंज हुई उसके बाद मट्टी पाव प्रोग्राम हो गया तो उन्हीं उसी बेंच के सामने था, अभी 27वीं की दफा भी यही होगा या बार्स का कोई एक्शन रिएक्शन की सूरत में भी सामने आ जाता है इस ब्रेक के बाद?